नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। आज 24 जुलाई है। 24 जुलाई 1991 में मैं लगभग 23-24 साल का था, जब उस समय का वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने, जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 4 बजे, साढ़े 4 बजे उन्होंने अपना बजट प्रपोजल्स प्रेजेंट किया। भारत की जो आधुनिक इतिहास है 47 के बाद, उसे 2 भागों में बाँट सकते हैं, 91 के बिफोर और 91 के आफ्टर। जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हम फॉलो कर रहे थे 91 के बाद, उसने भारत को कम्प्लीटली बदल दिया। उस दिन आखिर में मनमोहन सिंह ने बोला, नोबडी कैन स्टॉप एन आइडिया हुज टाइम हैज कम। मैं प्रेजेंट टू दिस ऑगस्ट हाउस दैट इंडिया टेक हर राइटफुल प्लेस इन द कमिटी ऑफ वर्ल्ड नेशंस इज वन सच आइडिया। ऐसा बोल के उन्होंने इस स्पीच को हाउस को कमेंट किया। हाउस ने बहुत डिबेट के पास वो बजट को पास किया। वो रिफॉर्म्स भारत को बदल दिया। जो देश तड़प रहा था, मुश्किल से डॉलर लेके आते थे, भारत से कुछ इंपोर्ट नहीं किया जाता था, हमारे पास पुस्तक इंपोर्ट करने के लिए पैसा नहीं था, भारत से बाहर जाने के लिए पैसा नहीं था। एक आदमी को सिर्फ $750 मिलता था एक साल का, और $750 में कुछ नहीं होता था। भारत में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा था, और टोटली भारत की इंपोर्ट्स को पे करने के लिए सिर्फ 4 हफ्ते की इंपोर्ट्स के पैसे थे। डॉलर की बड़ी शॉर्टेज थी, और गवर्नमेंट को सोना गिरवी रखना पड़ा। सरकार आने के पहले ही चंद्रशेखर गवर्नमेंट ने एक बार सरकार की सोने को प्लेज कर पैसा ले लिया। फिर से सोना बाहर गया और फिर से पैसा लाया। उसके बाद मनमोहन सिंह ने IMF से मिला, बातचीत की, और उन्हें एक लोन ग्रांट किया। उसकी सुझाव पर, और मनमोहन सिंह और उनकी जो डिसाइपल थे मॉन्टेक सिंह अहलूवालिया और जयराम रमेश, इस ड्रीम टीम ने भारत की इतिहास की जो रास्ता था उसको कम्प्लीटली बदल डाला। आज भारत एक बड़ा शक्तिशाली आर्थिक पावर है, दुनिया में तीसरे या चौथी बड़ा इकोनॉमी है। हमारे पास डॉलर की भंडार है, लोग इधर निवेश करना चाहते हैं। हम वर्ल्ड की बड़े IT कंट्रीज़ में से एक हैं। हमारे कंपनीज बहुत शक्तिशाली हैं। हमारा कंपनीज बाहर जाके फॉरेन कंपनीज को खरीद कर उसे टर्न अराउंड कर अच्छी तरह से चल रहे हैं। जैसे टाटास ने टेटली JLR को खरीदा था, अभी अभी डमास को भी उन्होंने खरीदी है। आज जब मैं बात कर रहा हूँ, एक छोटा फर्म नैटको फार्मा जाके साउथ अफ्रीका में एक कंपनी को खरीदा है। ये सब मुमकिन हुआ उस दिन के बाद। उस दिन क्या हुआ, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे दोस्त और भांजे शाश्वत स्वामीनाथन हैं। ठीक है। तो उस बजट की स्पीच में मनमोहन सिंह ने बहुत सारे पॉइंट्स किए थे, और उन पॉइंट्स में जो महत्वपूर्ण पॉइंट था वो है एक्सचेंज रेट को उन्होंने फ्री फ्लोटिंग की रेजिम में लाने के लिए पुश किए। और फिर दूसरा एक पॉइंट था कि जो टैक्सेशन है कॉर्पोरेट्स में, उन्होंने टैक्सेशन को और भी बढ़ाया था, और जो टैक्सेशन को कम किया थे। taxation he increased on corporates from 40 to 45%, ओके, because the federal fiscal deficit was too much. 40 से 45 तक बढ़ाए 40 थे। to 45 for loosely held shares, 45 to 50 for closely held shares. तो उन्होंने टैक्स रेट को इंक्रीज़ किया, और फिर जो टैरिफ्स हैं उन्होंने टैरिफ्स को कमी की बहुत सारे सेक्टरों में, और वो इम्पोर्टिंग लाइसेंस स्कीम जो था, वो इम्पोर्टिंग लाइसेंस स्कीम को लिबरलाइज किए थे, और रेप्लेनिशमेंट लाइसेंस को और भी लिबरलाइज करके एक क्लियर मैकेनिज्म में लाने की कोशिश किए थे। तो ये सब बहुत सारे पॉइंट्स थे। और फिर जो पब्लिक वेलफेयर के लिए उन्होंने राजीव गांधी स्कीम को लाया, और फिर उन्होंने बेसिकली ट्रेनिंग के लिए, क्योंकि उन्हें पता चला कि जो IT का बूम होने वाला था, वो इसके लिए उन्होंने एक इनिशिएटिव की जो एम्प्लॉयज़ को अपस्किल करने के लिए। तो
इतने सारे पॉइंट्स वो एक ही बजट में मॉडिफाई करने के लिए कोशिश किए थे। तो इनमें से कौन सी मॉडिफिकेशंस इम्पोर्टेंट थे और उस मॉडिफिकेशंस का आज का क्या प्रभाव है? उसी दिन जब बजट प्रेजेंट हुआ, उसे एक दिन पहले और उस दूसरे दिन एक और इंडस्ट्रीज मिनिस्टर ने एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट को प्रेजेंट किया और बजट में पास किया। क्योंकि हाउस में हंगामा हो रहा था, वो बिल भी पास हो गया बिना कोई डिबेट। इंडस्ट्रीज मिनिस्टर्स थे नरसिम्हा राव, जो प्राइम मिनिस्टर भी थे। उन्होंने क्या किया, अब तक इंडस्ट्री लाने के लिए आपको बहुत बड़ा भारी लाइसेंसिंग रिजीम था। वन स्ट्रोक में उन्होंने लाइसेंसिंग रिजीम ख़त्म कर दी। अगर आपको एक नया प्लांट खोलना है तो आपको जाके परमिशन लेना पड़ता है गवर्नमेंट से। दूसरी चीज़, अगर आप गाड़ी बनाने की प्लांट है आपके पास, तो आपके पास 10,000 गाड़ी बनाने की लाइसेंस है। अगर आप उसे 10,000 से 15,000 करना चाहते हैं तो आपको फिर से गवर्नमेंट के पास जाना पड़ता था। लाइसेंसिंग ऑफ एनी टाइप उन्होंने ख़त्म कर दी। कैसा किया, वो बैक स्टेज नाम का एक बुक में भी है, और जयराम रमेश का एक और बुक है, फ्रॉम द बैक फ्रॉम द ब्रिंक। इन दोनों बुक में ये डिटेल डिस्क्राइब किया कि कांग्रेस पार्टी के विदिन में भी उसको अपोज किया गया, उन्होंने एकदम ख़त्म कर दिया। जो पॉलिसी उन्होंने अनाउंस की थी डीवैल्यूएशन को, उसको इम्प्लीमेंट करने में उस समय का प्रेसिडेंट वेंकटरामन थे, जो पहले डीवैल्यूएशन में भी वित्त मंत्री थे। उनको पता था कि कितना अपोजिशन होगा, तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को बुलाया और बोला, एक दिन हो गया, तो उन्होंने ये तय किया कि वो 3 स्टेप्स में डीवैल्यू करेंगे, हॉप स्किप एंड जंप। तो पहला उन्होंने छोटा डोज दिया और दूसरा डोज भी बड़ा करा दिया, और जब इसको रिएक्शन को जज करके वो तीसरा डोज डालना चाहते थे। वो नरसिम्हा राव थे। नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे। हाँ, पर उन्होंने ही कहा कि हम 3 एक स्टेप में करेंगे। इटरेटिव मेथड में करें। लेकिन क्या हुआ, जब दूसरा स्टेप हो गया तो उनको वीक महसूस हुआ। उनको लगा कि पॉलिटिकल सिचुएशन ठीक नहीं है। आर वेंकटरामन ने उधर आए और उनको भी डरा दिया। तो उन्होंने वित्त मंत्री को फ़ोन किया 8:45 इन द मॉर्निंग, बोला कि आप रोको इसको पर वो ऑलरेडी पास हो ना। गया। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने डेलिबरेटली 45 मिनट्स वेट किया, और 9:30 को उनको खुद आरबीआई गवर्नर थे, उनको पता था कि 9 बजे वो बाहर जाएगा रेट। उस दिन उस ज़माने में रेट्स फिक्स था, और आरबीआई रेट्स को अनाउंस करती थी हर दिन, और उसी रेट में ट्रेड होता था। तो यहाँ पर लिखा था कि मनमोहन सिंह जी ने वहाँ पर फ़ोन लगाया कि आप रुकिए। लेकिन इतने देर से फ़ोन किया, 9 बजे के बदले 9:30 फ़ोन किया। सो सी रंगराजन ने बोल दिया, मैंने ऑलरेडी कर दिया, मैं क्या कर सकता हूँ। हाँ, अभी प्रेस से बाहर चला गया। सो ड्यूटीफुली मनमोहन सिंह ने एक फ़ोन करके बोला, आपने संदेश देने के लिए कहा, वो संदेश मैंने दिया, लेकिन उसके पहले ही नोट बाहर चला गया। हाँ, सो एक ड्रामेटिक डिवैल्यूएशन ऑफ द रूपी हुआ। ये ड्रामेटिक डिवैल्यूएशन इसीलिए नरसिम्हा राव नहीं चाहते थे, क्योंकि ये ड्रामेटिक डिवैल्यूएशन से क्या होती है, एक्सपोर्ट पिकअप होने के पहले ही इंपोर्ट की कॉस्ट बढ़ जाती है। लगभग 30% उन्होंने डिवैल्यू की, 30 और 40% डिवैल्यू की, तो कॉस्ट ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स 40% ऊपर चला जाता। सो पेट्रोल का दाम 40% ऊपर जाएगा, केरोसिन का दाम 40% ऊपर जाएगा, और फार्मर्स के लिए यूरिया का दाम भी 40% ऊपर जाएगा। और जो एक्सपोर्टर्स हैं वो भी थोड़ा कंजर्वेटिव थे, क्योंकि उनको लगा कि जो इंपोर्टर्स उनसे खरीद रहे थे वो फिर से टर्म्स को रीनेगोशिएट करके एक लोअर पे ऑफ उनको चाहते मिलेगा। थे। हाँ, लेकिन उसने क्या किया, उस समय कुछ समय के लिए उन्होंने ये किया, एग्जिम स्किप्स को इंट्रोड्यूस किया। हाँ, कॉमर्स मिनिस्टर चिदम्बरम थे, उन्होंने एग्जिम स्किप्स को किया कि उन्होंने कहा कि आपका जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट से पैसा आता है उसे 2 रेट में कन्वर्ट करेंगे। एक तो स्पेशल रेट में कन्वर्ट करेंगे, जो गवर्नमेंट लेगी, और बैलेंस जो 30% है ओपन मार्केट में आप बेच सकते हो। हाँ, तो आपको कॉम्पनसेट करने के लिए
आपको एक एग्जिम स्किप्स दिया जाएगा और वो एग्जिम स्किप्स आप मार्केट में बेच सकते हो। हाँ जो भी इंपोर्ट करना चाहता था फ्रीली इंपोर्ट नहीं कर सकता था, एग्जिम स्किप्स के साथ ही उसे इंपोर्ट करना था। तो एक्सपोर्टर को लाइसेंस मिलता, वो लाइसेंस वो फ्रीली मार्केट को ट्रेड करता। 1 या 2 साल में वो भी खत्म हो गया। हाँ जब तक के लिए इंपोर्ट को रेस्ट्रिक्ट किया जाता था। तो उन्होंने इस बजट में ये भी इम्पोर्टेंट स्टेप्स दी कि इंपोर्ट टैरिफ को उन्होंने काट ली। हाँ सो ट्रेड फैसिलिटेट किया, क्योंकि आपको कंप्यूटर, मैं एग्जांपल देता हूँ, कंप्यूटर इंपोर्ट करने से ही आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो नारायण मूर्ति ने बोला था, पहले 91 के पहले कितना चक्कर लगाना पड़ता था कि आपको एक कंप्यूटर इंपोर्ट करने के लिए। जब ये 91 का बजट होके उन्होंने टैरिफ से बाहर निकाल दिया, ऐसे मानो मैजिक हो गया और कंप्यूटर इजीली मिल गया। तो आज हम सोचते हैं कि आपको ये बुक खरीदना है, आप अमेज़न में ऑर्डर भेज दो, आ जाएगा। आप अगर आपको एक कंप्यूटर चाहिए तो आप दुनिया में कहाँ भी से लेके एक कंप्यूटर आ सकते हो। उस ज़माने में वैसा नहीं होता था। तो कंप्यूटर ओपन करने के लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ता था। उस लाइसेंस के लिए घूस खिलाना पड़ता था। उसके बाद उसे उस समय से ड्यूटी भरना पड़ता था। तो जो पर लाइसेंस चाहिए था उसको ख़त्म किया और स्लोली ड्यूटी को लगभग 10% तक नीचे आ गए। अब इस सरकार ने भारत में मेक इन इंडिया एनकरेज करने के लिए ड्यूटी को बढ़ाई है। नहीं तो कोई इंपोर्ट ड्यूटी को उन्होंने ख़त्म कर ली, क्योंकि कंप्यूटर्स फ्रीली आ गए। तो आपका सॉफ्टवेयर में डेवलपमेंट हुआ। उस ज़माने में 91 के पहले कंप्यूटर को एसी रूम में रखते थे। एक कंप्यूटर बहुत रेयर स्पीशीज होता था भारत में। 92 93 के बाद हर घर में कंप्यूटर हो गया। ये ड्रामेटिक शिफ्ट था। और 91 में उन्होंने एक पॉलिसी भी लिया कि पीएसयू से वो डिसइन्वेस्ट करेंगे 20%। यस, उन्होंने मॉडर्न ब्रेड को कम्प्लीटली बेच दिया। भारत में ऐसा कोई ऑर्गेनाइज्ड ब्रेड सेलर नहीं था जो पूरी भारत में ब्रेड बिकता था। राइट। मॉडर्न ब्रेड एक गवर्नमेंट एंटिटी होती थी। उन्होंने हिंदुस्तान यूनिलीवर को उसको बेचा और उसने ब्रेड शॉर्टेज उससे एंड हो गया। उसके पहले ब्रेड शॉर्टेजेस होती थी। आपको क्यू में लाइन लगा के ऑर्गेनाइज ब्रेड खरीदना चाहिए, नहीं तो आप एक लोकल ब्रेकर से खरीद सकते हो। आप जाए टुडे, 34 साल बाद अगर आप जाएं तो हर काउंटर में आपको ब्रेड्स मिलते हैं विद डिफरेंट टाइप्स। ब्रेड मिलती है, गार्लिक ब्रेड मिलती है, ब्राउन ब्रेड मिलती है, वाइट ब्रेड मिलती है, बहुत टाइप्स ऑफ ब्रेड मिलती है, अनेक ब्रांड मिलती है। शायद मॉडर्न ब्रेड भी मिल जाए, मुझे पता नहीं। लेकिन हमारे समय में एक शॉर्टेज ऑफ ब्रेड था, शॉर्टेज ऑफ मिल्क था, शॉर्टेज ऑफ बुक्स था। इन सबको एक ही दिन में उन्होंने ख़त्म कर दी ताकि आपकी इंपोर्ट्स फ्री हो गई। और दूसरे साइड में उन्होंने फॉरेन इन्वेस्टर्स को 51% इन्वेस्ट करने के लिए परमिशन भी हाँ, दिया। इसके लिए एक बड़ा केस उन्होंने एक्सप्लेन किया है इसमें, इस बुक में, सोनी के बारे में। सोनी हाँ की चीफ अकियो मोरिता उनसे मिलते थे और उन बोल रहे थे, मैं वांट टू मेक, मैं भारत में टीवी बनाना चाहता वो हूँ। नरसिम्हा राव जी ने उनसे बात की मॉन्टेक ने उसको बगल में बिठा दिया तो उन्होंने सुना। और नरसिम्हा राव जी ने उनसे कहा कि हमें ये सोनी टीवी इंडिया में चाहिए। और अकियो मोरिटा शॉक हो गए कि एक प्रधानमंत्री इतने आम तौर पर उनके प्रोडक्ट को जानते थे और ओपनली कहे थे कि आप आइए। आप आइए, उन्होंने बोल दिया सारा प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर दूंगा। हाँ और वैसे ही सोनी भारत में आ गया। हम्म, उसके पहले में सोनी को हम गल्फ से, सिंगापुर से लाते थे, थ्रू कस्टम्स आता था, नहीं तो लोकल स्मगलर्स मार्केट में मिलता था। आज सोनी एक हाउस होल्ड प्रोडक्ट बन गया है भारत में। आपको पता नहीं होगा, आपका 10-12 साल के बाद जन्म हुआ तो उस समय आपको पता ही नहीं होगा। तो दूध शॉर्टेज में था, आज अनेक ब्रांड दूध में है। मैं जो कॉमन ग्राहक के लिए देखता हूँ, सारे जो शॉर्टेजेस हैं 3-4 साल में ख़त्म हो गया। जो भी पब्लिक सेक्टर में था और ओपन हो गया। बैंक अकाउंट खुलना बहुत मुश्किल था, अब घर में आके बैंक अकाउंट खुला जाता है।
टेलीफोन लाइन्स के लिए 5 साल वेट करना पड़ता है, आपको आज टेलीफोन इंस्टेंटली मिल जाता है। उन्होंने भारत को कंप्लीटली बदल दी। ठीक है। इसके बारे में और बात करते हैं। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको देखने के लिए कहें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। जय हिंद। नीचे एक ईमेल स्क्रॉल हो रहा है, इसका ईमेल एड्रेस है paisaboltahai.np@gmail.com। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो इस ईमेल में मेल भेजें, मेरी टीम आपसे बात करेगी। फिर से बता रहा हूँ मैं, paisaboltahai.np@gmail.com। इसमें आप मेल भेज सकते हो, मेरा टीम आपसे संपर्क करेगा।